जोहार। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही रुमकी और जतरू भाई बिल्कुल लेकर आते हैं आपके लिए ढेर सारी जानकारी, और जानकारी आज भी लेकर आए हैं। एकदम सही कहली बहुत जरूर है। लेकिन जानकारी से पहले हमरा मन कृषि समाचार देख लेवेला हमरा मन और जान लेवेला किसान भाई मन की आज का तकनीक के बारे में जानकारी हमरे करब और संगे मौसम के मिजाज के बारे में, एकदम मंडी और के भाव के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है एकदम जो हम आपको देंगे। अरे वाह वाह। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के दूध उत्पादकों के लिए रांची और दुमका में चलाया जा रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम। पिछले दिनों BAU में हुआ एक कार्यशाला का आयोजन। आज हम मिलेंगे सफल किसान सुनील लकड़ा से। और अब समाचार विस्तार से। राज्य पशुपालन विभाग की ओर से दूध उत्पादकों के कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। संथाल परगना के लिए प्रशिक्षण केंद्र दुमका में तथा शेष झारखंड के लिए किसान प्रशिक्षण केंद्र सेक्टर 2 धुर्वा रांची में आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था है। दुग्ध उत्पादक अपने जिला के जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर आवेदन दे सकते हैं और जिला के लिए दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि पता करके प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। पिछले दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषक भवन में पोषक तत्व एक्सपर्ट विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में BAU के कुलपति डॉक्टर MP पांडे ने कहा कि खेतों में गलत मात्रा में खाद का प्रयोग होने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि जब और जितनी मात्रा में खाद की ज़रूरत है उतना ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कार्यशाला BAU अंतर्राष्ट्रीय पौध पोषण संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय मकई एवं गेहूं विकास केंद्र के साझा प्रयास से आयोजित किया गया। किसान इन दिनों बरसाती जल संरक्षण के लिए खेतों के मेढ़ को मजबूत बनाकर ऊंचा उठा दें। अगर खेत में ज्यादा दिन तक जल जमाव रहेगा तो रबी फसलों की खेती के लिए मिट्टी में नमी बनी रहेगी। अच्छी खेती के लिए सिंचाई के रूप में पर्याप्त पानी का होना सबसे जरूरी है। किसान बरसात के पानी को यदि अपने खेतों और तालाबों में बांध कर रख सके तो लंबे समय तक इसका फायदा मिलेगा। इस संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। और जल जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो अभी का समय है किसान भाइयों, आप जैसे कि जल का संरक्षण करें, जैसे अपने खेतों के मेढ़ों को ऊंचा करें ताकि जो बरसात का पानी गिरता है वो आपके ज़मीन पे ज़्यादा आपकी पानी आपके खेत में रहे। और ख़ास करके जैसे मेढ़ हैं तो उस पर जो है आप विभिन्न तरह के फसलें जो आती हैं तो वो जो पौधे आते हैं उसको आप लगाएं जिससे कि जल की और मिट्टी की भू संरक्षण हो। और साथ में जैसे कि अभी का पानी जो है आप जैसे तालाबों में इकट्ठा करने की कोशिश करें। और साथ में जैसे कि अभी का पानी जो होता है वो आप जो इकट्ठा करते हैं तो ये आपकी जो है रबी के मौसम के लिए आपके लिए जो रेसिडुअल मॉइस्चर रहती है वो आपको काम आता है। अगर खेत में ज्यादा दिन तक जल जमाव रहेगा तो रबी फसलों की खेती के लिए मिट्टी में नमी बनी रहेगी। जो किसान इस मौसम में सब्जी फसल बैगन की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से बेहतर उपज लेने के लिए स्वर्ण संपदा और स्वर्ण लालिमा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ये रोगरोधी किस्में हैं। जो किसान बरसात में सब्जी फसल बैगन की खेती करने जा रहे हैं वे इस फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए राज्य के कृषि मौसम के अनुकूल बैगन के उन्नत प्रभेदों का चयन करना चाहिए। इस संबंध में हमारे विशेषज्ञ की सलाह है। इस समय आप बैगन की खेती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यदि खेती की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप जो है ध्यान दें कि जो उन्नतशील प्रजातियों का चयन बहुत ज़रूरी है बरसात के दिनों में। और झारखंड के लिए स्पेशली जो हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, चाईबासा इस सब एरिया के लिए हमारी 2 प्रजातियां बहुत ही अच्छी काम कर रही हैं, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामिली। इन बैगन की प्रजातियों का चयन करके बुआई करें तो इसमें जो है बीमारियों का प्रकोप कम होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल और उत्पादन प्राप्त होती है। फसलों की सुरक्षित और बेहतर खेती के लिए खेत के मेढ़ को दुरुस्त रखने की जरूरत होती है। बंड फॉर्मर एक ऐसा ही कृषि उपकरण है जो खेत में मेड़ बनाने के काम में आता है।
सफल किसान सुनील लकड़ा ग्राम पाइका के रहने वाले हैं और अपने 1.5 एकड़ खेत में मक्का की खेती कर रहे हैं। सफल किसान सुनील लकड़ा काफी परिश्रमी और उद्यमी किसान हैं। ये सब्जी फसलों की भी खेती करते हैं और अनाज वर्गीय फसलों की भी। अभी लगभग 1.5 एकड़ खेत में खरीफ फसल मक्का की खेती कर रहे हैं। इससे अच्छी आमदनी भी हो सकती है अगर कृषि आगात पिछात निकाला जाए, उत्पादन अगर किया जाए तो उस आधार पर जैसे कि यहाँ पर मकई 1.5 एकड़ में लगा हुआ है तो इसमें करीब अभी निकलता है तुरंत 15-20 दिन में, महीना दिन में, तो हमको अच्छा रेट मिल जाएगा। हाँ, इससे तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बाद में धान लगाएंगे तो धान में भी उससे अनाज हो जाता है तो कम से कम बैलेंस बन जाता है, कुछ पैसे भी आ जाते हैं प्लस में। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1800 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 2125 रुपये से 2475 रुपये, चावल उत्तम 2750 रुपये से 4900 रुपये, गेहूँ 1380 रुपये से 2075 रुपये, चना 3400 रुपये से 4050 रुपये, दाल अरहर 5700 रुपये से 6600 रुपये, दाल मसूर 4600 रुपये से 5050 रुपये, दाल चना 4550 रुपये से 4950 रुपये, सरसों तेल 8575 रुपये से 9575 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3450 रुपये, आलू 750 रुपये से 930 रुपये और प्याज 1075 रुपये से 1250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। चौहान एखन देखते रही हमारे कृषि समाचार और जानकारी कर ली कृषि से संबंधित विभिन्न तरह कर तकनीक के बारे में और संगे मौसम कर जानकारी भी ले ली और बाजार भाव कर बारे में भी हमारे जानकारी कर ले ली हो, यानी पूरी जानकारी ले ली एकदम फटाफट। लेकिन अभी भी अधूरी है जानकारी। कैसे? तो हमरे तुरंत शुरुआत ही नहीं भाई, लेकिन उकर से पहले हमरा विराम लेवब कहूँ मैं जाब किसान भाई मन के कारण है कि फट से हमरा मनावब और मन ले बढ़िया बढ़िया जानकारी हमरा मन रखी उके फटाक से देखाब रोड मन के। तो तुरंत जाइए और तुरंत वापस आइए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा
और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया फिर है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आपका विचार है? विचार वही है जो जानकारी लेकर आए हैं। अच्छा। और आज की जो हमारी जानकारी है वो हमारे किसानों को काफ़ी बढ़िया लगेगी, क्योंकि वो खेती बाड़ी के साथ साथ पशु भी पालते हैं। और अगर पशु पाल रहे हैं, उसमें अगर बकरी पाले हुए हैं, तो सही जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती और है। खास करके बरसात कर मौसम में, कारण है कि बकरी मन में बहुत सन रोग लाग जाएला, जेकर से बकरी मन में माने मरे के समस्या बन जाएला है नहीं। तो उकर से बाँचे के लिए हमारे मन के उकर प्रबंधन करे कर बहुत प्रबंधन करना है बरसात से पहले, एकदम बरसात से पहले। हाँ, तब नहीं भाई ऊपर माने तैयारी कर लो। अगर बरसात से पहले नहीं करेंगे तो बरसात में आते तो वो तो बीमारी लग जाएगी। एकदम सही कहा था हमारे भौजी साहब। तो आओ फटाफट हमारे मन इकर बारे में जानकारी कर लेवेला कि भाई बकरी से संबंधित जितना किस्म का रोग है उकर बरसात से पहले हमरे कैसे प्रबंधन करब, इकर बारे में जानकारी हमरे के देवे डॉक्टर रविंद्र कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ है डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो हमें बताएंगे कि बकरियों में होने वाली प्रमुख बीमारियां क्या क्या होती हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि बकरियों में सबसे प्रमुख जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? हाँ, बकरियों में बीमारियां तो ऐसे बहुत सारी होती है, लेकिन इसमें जो प्रमुख बीमारियां हैं जो खास करके बरसात के को ध्यान में रख करके अगर हम बताना चाहेंगे तो HS, BQ और PPR, ये तीन जो बीमारियां हैं वो काफ़ी प्रमुख है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिससे बकरियां काफ़ी ग्रसित होती है और हमारे जो बकरी पालक है उस बीमारियों से काफ़ी परेशान होते हैं। और इससे इन बकरियों में मृत्यु दर को बढ़ाने के लिए ये सब बीमारियाँ जो है काफ़ी जिम्मेदार होती हैं। जो प्रमुख बीमारियां हैं जैसे HS, BQ और PPR, ये तीन बीमारियां हैं, तो इनकी पहचान कैसे करेंगे? पहले बीमार बकरियों की पहचान कर लिए, उसके बाद जो है HS, BQ, ये दो जो बीमारियां हैं ये जीवाणुजनित रोग है। जीवाणुजनित मतलब ये जीवाणु से ये बीमारी होती हैं, HS और BQ। जो HS और BQ, HS जैसे कि है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया इसको कहते हैं, ये पैस्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु जो होते हैं उससे ये बीमारी होती है। तो ये बीमारी जो होता है इसकी पहचान करने के लिए है कि बहुत तेज़ बुखार होता है। जैसी बीमारी से ग्रसित होंगे पशु तो बहुत तेज़ बुखार होगा, गर्दन में जो है कि स्वेलिंग हो जाएगा, सर में और गर्दन में स्वेलिंग होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस लेने में गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, और जो बीमार पशु है खाना पीना बंद कर देते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है और फिर वो मर जाते हैं। दूसरी बीमारी है कि ये BQ, जिसको ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं, ये बीमारी भी जीवाणु जनित होती है। क्लोस्ट्रीडियम चौवियाई नामक जो जीवाणु होते हैं उससे ये बीमारी होती है। और जब ये बीमारी होती है हमारे बकरियों में तो उसमें देखा जाता है कि फोर लेग्स और हाइंड लेग्स जो होते हैं, हाइंड पार्ट्स होते हैं पैर के पास, पुट्ठा के पास जो होता है वो एक स्वेलिंग एक तरह का होने लगता है। और इससे जो होता है कि वो स्वेलिंग को दबाने से एक कर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये इसलिए होती है कि उसमें जो स्वेलिंग होता है उसमें हवा भर जाता है, और उसको स्वेलिंग को जब चीरते हैं तो उसमें जो है रक्त जो होता है, खून का जमा हुआ खून जो है वो निकलता है। तो ये क्लोस्ट्रीडियम से जो बीमारी होती है BQ जिसको कहते हैं, ये बीमारी जब होती है तो उसको जो एनिमल्स होते हैं वो उसमें तेज़ बुखार होता है इसमें भी, और तेज़ बुखार होता है उसके साथ साथ जो है उसमें चलने फिरने में कठिनाई होती है, बकरियां चलना फिरना कम कर देती है, और जो है कि धीरे धीरे खाना भी बंद कर देती है, और फिर इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये दो बीमारियां होती हैं जिसको लक्षण से पहचान कर सकते हैं। तीसरी बीमारी जो है PPR, जो कि काफ़ी प्रमुख बीमारियां हैं, और हमारे झारखंड में भी ये बीमारी जो होती है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और इससे मृत्यु दर जो होता है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। ये PPR जो बीमारी है ये विषाणु जनित रोग है, ये विषाणु से ये बीमारी होती है, और इसके लक्षण जो होते हैं
कि शुरू में तो तेज़ बुखार होता है, इस बीमारी से ग्रसित जो बकरियां होती हैं उसमें तेज़ बुखार होगा, फिर खाना पीना बंद कर देती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल पास नहीं होता है, और 1-2 दिन के बाद देखेंगे बहुत तेज़ डायरिया होता है। डायरिया में देखा जाता है कभी कभी रक्त भी आता है, तो ये बीमारी होती है। मुंह में अल्सर, घाव हो जाते हैं मुंह में, तो एक तरफ से मुंह में घाव हो जाते हैं जिससे बकरियां खाना पीना बंद कर देती है और जिससे उसके हेल्थ पे असर होता है। दूसरा है कि बहुत तेज़ डायरिया हो रहा है जिससे भी हमारी बकरियों का जो है वो कंडीशन ख़राब हो जाता है। तो इससे जो है बकरियां की मृत्यु काफ़ी तेज़ी से होती है और मृत्यु दर काफ़ी अधिक हो जाती है। तो ये 3 बहुत ही प्रमुख बीमारियां हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन बीमारियों का बरसात से क्या संबंध है, क्योंकि जैसा मैंने बता रहा था कि बरसात पूर्व इनका प्रबंधन कैसे करना है, तो बरसात से इन बकरियों का क्या संबंध है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें जो है कि बरसात से पहले जो है इन बकरियों का जो प्रबंधन है, क्योंकि बरसात से इसका संबंध है कि जैसे ही बरसात का मौसम आता है ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, और जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ये बीमारी इसमें इसके जो जीवाणु होते हैं खास करके एचएस और बीक्यू के, वो शरीर के अंदर ही होते हैं, और जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है और जानवर जब स्ट्रेस में आते हैं तो ये जीवाणु जो होते हैं मल्टीप्लाई करने लगते हैं और जो है वो जानवर को ग्रसित करते हैं। तो इस तरह से जो है कि जो है एनिमल्स जो है बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और उनका प्रभाव पड़ता है और जानवरों की मृत्यु दर होती है। जानना चाहेंगे आपसे कि इसके बचाव के क्या क्या उपाय होने चाहिए? इनका बचाव का मुख्य जो उपाय है कि जब ये बीमारी जब हो जाती है तो इनका इलाज करना काफ़ी कठिन होता है, और जैसे कि पीपीआर का कोई इलाज नहीं है, तो इनके बचाव के लिए टीकाकरण बरसात से पूर्व, जैसे अभी का जो समय है बरसात से 1 महीना 20 दिन पहले इनका टीकाकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें टीकाकरण के लिए HSBQ का कंबाइंड टीका बाज़ार में उपलब्ध है, जिसका 2 ml मात्रा जो है उसके चमड़े में लगाने से ये बीमारी से बचाव हो सकता है 1 साल तक के लिए। उसी तरह PPR जो है उसका भी टीका बाज़ार में उपलब्ध है। ये PPR का भी 2 ml जो है चमड़े में अगर ये टीका लगा दिया जाए तो ये 1 साल तक इससे बीमारी से बचाव जो है हो सकता है। 1 साल के बाद पुनः इसका टीकाकरण इसी तरह बरसात के पहले उनका ज़रूर कर दें, तो इससे इनका बचाव हो सकता है। और HS और BQ जो जीवाणु जनित रोग हैं, इनका भी टीकाकरण बरसात से पहले कर देना है। और अगर ये बीमारी HS BQ खास करके अगर इससे जानवर ग्रसित होते हैं तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उपयोग करके कुछ हद तक इससे बचाव किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग टीकाकरण से कर सकते हैं, और जो जीवाणु जनित है वो बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। बिल्कुल, तो देखा किसान भाइयों आप सबों ने कि डॉक्टर साहब ने हमें बकरियों के बचाव के लिए, खासकर उन सब सारी बीमारियों से जो बहुत ही हानिकारक है हमारी बकरियों के लिए, उनके बचाव के लिए कितने सारे उपाय बताए। तो डॉक्टर साहब इतनी सारी जानकारियों के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये जानकारी काफ़ी बढ़िया रही। अब उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो ये जानकारी लेकर जो प्रबंधन है बकरियों के ऊपर जो करना है वो बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, और बरसात से पहले जितनी भी चीज़ें हैं कर लेंगे ताकि मुर्गियाँ और जो बकरी हो वो बिल्कुल इन रोगों से दूर हो जाएंगे एकदम। और हमारे मन अपन आर्थिक स्थिति के मजबूत कर सकीला खेती बाड़ी कर संगे संगे पशुपालन करके। अब हमारे मन के दोसर जानकारी भी हो जाए चाहिए। जानकारी ऐसा है रुम के भौजी की एक सफल किसान है, प्रगतिशील किसान है, बहुत बढ़िया खेती करे ना, खास करके जो ये मकई कर और मकई कर खेती करे। वैसे तो बहुत सारी खेती करते हैं है ना, लेकिन इकर खेती खास करके कम से कम 4 एकड़ जमीन में ही अपन खेती कर हैं। तो हमारे मन के देखे के चाहे भाई कि कैसे ही खेती कर लें और कैसे प्रगतिशील किसान बन हैं, तो ताकि हमारे मन के भी सीख के हमारे मन के भी आगे बढ़े के चाहिए। तो हमारे मन किसान मन देखी ला इनकर तकनीक के और इनकर विधि के कहानी खेती करे ना। शालिग्राम जी बताइए कि अभी हम लोग जो हैं खड़े हैं मकई के खेत में, जी। तो ये मक्का की खेती करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये तो हम लोग पूर्वज से करते आ रहे हैं, इसीलिए ये बहुत पहले से हमारे आजा दादा भी किए थे, और खेती ही हम लोग का जीवन यापन है, तो खेती ही करते हैं हम लोग। तो अभी तो हम लोग मक्का के खेत में खड़े हैं जी। तो इसके अलावे आप और क्या की खेती करते हैं? इसके अलावे सब्जी का भी खेती होता है, मिर्चा वगैरह का भी छोटा मोटा बागान भी है। तो सब्जी में क्या क्या, जैसे कि मिर्चा बताया आपने, नेनुआ बताया, इसके अलावे और क्या क्या? इसके अलावा बोदी, आलू, गोभी, सीजन के आधार पर सभी खेती करते हैं। हाँ, मतलब कि आप पूर्णतः रूप से खेती पे ही निर्भर हैं जी। तो खेती में जैसे कि आपने कहा कि सब्जी का लगाते हैं, उसके अलावे आप धान, गेहूं सारे चीज़ का खेती करते हैं? गेहूं का तो इस एरिया पर खेती नहीं होता है, लेकिन धान का सबसे ज़्यादा धान का ही खेती होता है।
तो ये जो मक्का लगा हुआ है और आपने कहा कि सब्जी का हम खेती करते हैं, तो इन सब के लिए बाजार आपको कहाँ मुहैया होता है? बाजार तो यहाँ से करीब करीब 20 किलोमीटर ले जाना पड़ता है हम लोग को, लेकिन गाड़ी उड़ी का सुविधा है। कुंदली पोखर बाजार है, टाटीसिलिया बाजार है, और बहुत ज़्यादा होने से रांची तक हम लोग बेचते हैं। अभी हम लोग आपके खेत में खड़े हैं और देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, तो इस हरियाली के पीछे क्या राज है? इस हरियाली के पीछे हम लोग का जीवन का आधार है, इसीलिए हम लोग इसी पर ध्यान देते हैं। जो भी इस पर मेहनत करना पड़ता है हम लोग करते हैं। कहा जाता है कि खेती जितना मेहनत करेंगे उतना हमें फसल देगी, तो इस खेती में आपका मदद कौन कौन से परिवार के सदस्य करते हैं? हमारे परिवार के सभी सदस्य मदद करते हैं, प्लस वो गांव के कुछ लोग भी मदद करते हैं इसमें। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। हमारे परिवार में हम लोग 4 भाई हुए, बाबूजी हैं, और हम लोग 3 भाई का शादी हो चुका है। सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं। सब आधार कृषि से ही हम लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, धान उगाते हैं और जो भी खेती करते हो, तो उससे सालाना इनकम आपकी क्या हो जाती है, और क्या इस इनकम से आप सभी खुश हैं? जी, हम लोग को मोटा मोटी 3.5 लाख से 4 लाख रुपया तक सालाना आमदनी आ जाता है, और उसी से हम लोग का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, दवा दारू सभी उसी से व्यवस्था है। तो आप जो इस प्रकार से खेती कर रहे हैं, तो आपके आसपास के जो कृषक हैं वो देखते हैं तो पूछते होंगे ज़रूर कि ऐसे कैसे किए हैं, चाहे कहाँ से किए हैं, तो आपकी इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा हमें पलांडू से मिलती है सर। हम 24 तारीख का मीटिंग में वहाँ जाते रहते हैं, और वहाँ से जो कुछ भी सीख पाते हैं, जो भी मिलता है, हम आके गांव में बताते हैं, और गांव के लोगों को इसके बारे में धीरे धीरे जागरूक कर रहे हैं। तो अभी आपके खेतों में देखा जा रहा है कि ड्रिप इरिगेशन लगाए हुए हैं, तो पहले जो खेती आप करते थे और अब ये ड्रिप के द्वारा जो खेती कर रहे हैं, इन दोनों के बीच आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? इसमें से तो बहुत फ़र्क है सर। पहले हम लोग को ज़्यादा पानी खपत होता था, तो डीजल का भी पैसा ज़्यादा लगता था, लेकिन इस योजना पर हम लोग को बहुत कम डीजल पर अधिक सिंचाई हो जाता है। इसके अलावा फसल का भी इसमें उपज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जब ड्रिप इरिगेशन लगाया तो आपको बताया गया होगा कि इससे पौधे की दूरी जो है रखनी चाहिए, या फिर कतार से कतार कितनी दूरी होनी चाहिए। तो ये सब जो आप कर रहे हैं खेती अब, तो आसपास के आप अपने और कृषक बंधु को ये बताते हैं? जी हाँ, हमारे लगाने के बाद बहुत सारे किसान देख के कम से कम 30 से 40 किसान ड्रिप लगाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ का लग चुका है और कुछ का लग ही रहा है। उम्मीद है कि 1-2 महीना के बाद सारे किसानों को लग जाएगा। तो पहले जो पारंपरिक तरीके से खेती हो रही थी और अभी जो आपने कहा कि तकनीक का जो ज्ञान होता है उसके अनुसार कर रहे हैं, तो इन दोनों में कितना फर्क आपको मिल रहा है? पहले तो पुराना पद्धति जो हम लोग का पूर्वज को देख के करते थे, उस आधार पर उससे करीब 1.5 से 1.5 गुना 2 गुना हम लोग का उपज बढ़ गया है ये नई तकनीकी के आधार पर। शालिग्राम जी, ये तो खेती बाड़ी की बात हुई। अब आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि पे आते हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, और इसके बाद जो आपके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए? पहले तो बाबूजी केवल घर में काम करने लायक थे, और घर का सबसे बड़ा लड़का मैं ही हूँ। बाबूजी को सहयोग करने के लिए कोई नहीं थे, तो बहुत मुश्किल से हम मैट्रिक तक पढ़ पाए हैं। उसके बाद फिर खेती बाड़ी से जुड़े, घर परिवार का देख रेख किए, और धीरे धीरे मेरा परिवार अब मतलब भाई सब BA तक कर लिए हैं, लड़का सबको भी पढ़ा रहे हैं, लड़का लड़की सभी को पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। चारों स्कूल ही? जी हाँ। तो वो लोग क्या समय दे पाते हैं खेती पे? नहीं, उन लोग को हम पढ़ाई लिखाई पर ही छोड़ दिए हैं। मेरे जितने भी घर में भतीजे अपने लड़के हैं, सबको पढ़ाई लिखाई पर ही छोड़ दिए हैं। और आप लोग चारों भाई इस खेती में जुड़े? भाई, और फिर मेरे तीनों भाई का परिवार, पिताजी सब खेती से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, आप खुद खेती कर रहे हैं, तो इससे जैसे कि और गांव में कुछ लोग होते हैं, उनके घरों परिवारों में सर्विस रहती है, तो उन दोनों के बीच में आपकी हीन भावना कभी नहीं आई? नहीं सर, हीन भावना आने का इसमें प्रश्न ही नहीं उठता है। जो हम आमदनी हो रहा है सब बाल बच्चों के लिए हम लोग कमाते हैं, इसलिए बाल बच्चों को सोच रहे हैं कि अगर कृषि क्षेत्र से भी जुड़े तो अच्छा से अच्छा तकनीक सीख के और आगे करें। हम लोग तो कम पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा बहुत सा तकनीक हम लोग को जल्दी समझ पर नहीं आता है,
लेकिन वो लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा तो अच्छी तकनीक अपना कर और कृषि क्षेत्र में और आगे बढ़े। और लड़का है तो सब कृषि पर रहे, ऐसा भी हम लोग का नहीं सोचते हैं, कुछ को सर्विस भी हो जाए, कुछ सर्विस हो, कुछ खेती में रहे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो आप कितने एरिया में आप खेती करते हैं? हम 4.5 एकड़ में ड्रिप लगाए हुए हैं। 4.5 एकड़ में तो ये सब्जी फसल और मक्का उक्का लगाते हैं, बाकी खेत है उसमें धान उन लगाते हैं और जैसा समय रहता है उसके आधार पर कद्दुआ उद्दुआ खेत में भी लगाते हैं। झारखंड के परिवेश में अगर देखा जाए तो मिर्च की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो आप मिर्च का खेती करते हैं तो क्या केवल तीता मिर्च का करते हैं या कि शिमला मिर्च का भी करते हैं? जी अभी तक तो मात्र तीता मिर्च का खेती किए हैं, लेकिन अब पलांडू में गए थे तो वहाँ से शिमला मिर्च का बीजा मिला है, उसको भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लगाएं। तो नई तकनीक अपना रहे हैं, नए नए बीज ला रहे हैं और अच्छी से अच्छी खेती कर रहे हैं जी हाँ। तो और हमारे जो किसान भाई हैं जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि कृषि क्षेत्र पर हर क्षेत्र से आमदनी ज़्यादा है, इसमें असीमित आमदनी है, जितना किसान मेहनत करे उसको उतना ही आमदनी होगा हर कोई। और कृषि जब तक विकास नहीं करेगा देश का भी विकास नहीं हो सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि शालिग्राम जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी और उम्मीद है कि आप इनके द्वारा बताए गए तरीकों से मेहनत करेंगे और नई नई तकनीक को अपनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। शालिग्राम जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। तो एखन हमरे मन भेंट करत रही किसान मन, ये शालिग्राम महतो हैं, बड़ा नगद खेती करें ना और प्रगतिशील किसान है। बिल्कुल, कहते हैं कोशिश अगर की जाए, सही कोशिश, तो वो जो मंजिल होती है वो मिल जाती है। एकदम एकदम। तो भाई हमरा मन के लगातार कोशिश करे के चाहिए और सीखे के चाहिए, और वैज्ञानिक मन भी तो हमरा मन के नगद बात के बताए ना, तो सब बात के धरे है और जोगाए कर संगे संगे कर पहल भी करे है। पहल भी करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कभी खराब हो जाए, किसी तरह से कोई नुकसान होता है तो उस चीज़ को पीछे ना छोड़े, उसको फिर से दोबारा कोशिश करे कि वो अच्छी हो जाए। तो भाई कर ले रोड मन के हमरे मन के लिख भेजना है, लेकिन उकर से पहले हमरा पता बताए दे। बिल्कुल, यानी समय हमारा खत्म हो रहा है और जाने से पहले हम आपको लिखवाते हैं अपना पता। तो लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या हम बताए देवेला 834001। तो आपके खतों का हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार, और साथ ही हम हर बार आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नया, जिसे जानकर आपकी भी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। तो एकदम फटाफट रोड मन हमरे मन के लिख भेजो अपन सुझाव, और रोड मन के कार्यक्रम देख के कैसन लागलक और जानकारी जो है हमरे मन रोड मन के दिवाइल उके रोड मन कैसन लागेला देख के, तो एक बारे में हमरे मन के लिख भेजो। रोड मन कर खत कर आसरा में हमरे मन दुयोजन। बिल्कुल। तब तक ले हमरे मन के विदा दो किसान भाई, जतरू भाई और रुमकी का जोहार।